नमस्कार, प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन आप देख रहे हैं। खबर बड़ी है, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नमस्कार, एबीएस कैश स्टूडियो से खबर बड़ी है लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि खबर बड़ी में आज हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के साथ चीन भी शामिल था नगरोटा आतंकवादी साजिश में। और निधि, इसके बाद खबर बड़ी है में हम ये भी बताएंगे कि एलओसी पर करीब 500 आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। कैसे 1 और 26/11 करवाने की पाक की साजिश सामने आ रही है। और अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई होगी। क्यों एकदम से बेकाबू हो गया है कोरोना और कैसे दिल्ली सरकार के सारे दावे धरे के धरे रहते जा रहे हैं। और इसके बाद बात करेंगे वेब सीरीज के नाम पर हिंदू आस्था को क्यों ठेस पहुंचाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बेकाबू होते कोरोना की। तेजी से फैल रहा है श्वेता कोरोना और दिल्ली में हालात तो और ज्यादा बदतर हो गए हैं। बिल्कुल निधि, आप और हम सभी चिंतित हैं और इन हालात की गंभीरता को देखते हुए इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार अब पूरा जोर लगा रही है। बिल्कुल, कोरोना से युद्ध स्तर पर मोर्चा संभला हुआ है और केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। अब तो अमित शाह ने आईसीएमआर मुख्यालय में मोबाइल आरटी-पीसीआर लैब का आज उद्घाटन किया, इसे हरी झंडी दिखाई। तो ये मोबाइल वैन जो दिल्ली में कई जगहों पर तैनात की जाएगी, 500 जगहों पर देश भर में इसकी तैनाती होगी। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। खासियत ये है इस मोबाइल लैब टेस्ट की कि आम लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा ये टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ 499 रुपए में होगा। और पीसीआर जांच की जाएगी, आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी। कोरोना से जुड़ा हुआ ये टेस्ट है, इसकी रिपोर्ट महज 6 घंटे में मिल जाएगी, जो कि एक सबसे राहत की बात है। इन मोबाइल लैब वैन को खासतौर से कंटेनमेंट जोन्स के पास लाया जाएगा ताकि इन इलाकों के लोगों को टेस्ट कराने में आसानी हो सके, ज्यादा दूर न जाना पड़े और तेजी से उन्हें कोरोना टेस्ट के नतीजे मिल जाएं। दरअसल कोशिशें यही है, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज यही आ रहा था कि जो लोग दूर थे, जो नहीं पहुंच पा रहे थे लैब सेंटर्स तक, जिनकी जांच नहीं हो पा रही थी, उनकी जांच इस आरटी-पीसीआर मोबाइल वैन के जरिए हो पाएगी। ये सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। बहुत ज्यादा कीमत नहीं है इस टेस्ट की, 499 रुपए रखी गई है। तो चलिए श्वेता, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। पीयूष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हैं। पीयूष, आपने ये रिपोर्ट कवर की और लगातार ये जो कोरोना का टेस्ट होता है इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है आरटी-पीसीआर और दूसरा होता है एंटीजन। दोनों को मिलाकर कोरोना की जांच पूरी होती है, यानी जांच का दायरा बड़ा है तो थोड़ी लोगों तक आसानी पहुंच पाएगी जांच कराने में। जी बिल्कुल निधि, खबर बहुत बड़ी है। मैं आपको बता दूं, एंटीजन टेस्ट को लेकर थोड़े कहीं ना कहीं कयास से लोगों के बीच में कि पूरी तरह से सफलता जो है उसमें नहीं प्राप्त होती है। लेकिन जहां तक आरटी-पीसीआर की बात करें, वो पूर्ण रूप से 100% उसके रिजल्ट्स एकदम एक्यूरेट आते हैं, एकदम सही आते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए बड़ा जो है फैसला लिया गया सरकार के द्वारा। एक मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है उसका उद्घाटन आज अमित शाह ने किया, गृहमंत्री अमित शाह ने किया। साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी वहाँ मौजूद था। आपको बता दें खासियत क्या है, खासियत ये है इस मोबाइल टेस्टिंग लैब की कि ये हॉटस्पॉट्स में जा सकते हैं आराम से। एक गाड़ी के ऊपर ये टेस्टिंग लैब्स होती है जो कि हर एक इलाके से गुजरकर अलग अलग इलाकों के लोगों का टेस्ट कर सकता है और महज 499 में ये टेस्ट आराम से हो जाएगा। और लगभग 3000 सैंपल्स जो है उनको कलेक्ट करके, उनको इकट्ठा करके उनके नतीजे भी सिर्फ 6 घंटे के अंदर अंदर उसके आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जब सरकार का एक फॉर्मूला सामने आया था, आइडेंटिफाइंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप टेस्ट करते हैं, फिर आप ट्रीटमेंट देते हैं, तो लगातार जो केसेस हैं वो कम होते रहेंगे। और दिल्ली में इसकी पीयूष, दरअसल जो कोशिश है वो यही कोशिशें थी, क्योंकि अगर 2 दिन पहले भी हम देखें तो जो मोबाइल वैन है आरटी-पीसीआर टेस्ट करने के लिए, दरअसल वो काफी नहीं थी। इसीलिए कहा गया था कि इनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ पाए। जो वो मकसद है उसकी तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। जी बिल्कुल श्वेता, एक बहुत बड़ा कदम है उस मकसद को पूरा करने में, क्योंकि जितने लोगों का टेस्ट होगा उतने केसेस सामने आएंगे और जल्द से जल्द उनका निवारण करके, उनका इलाज करके उनको ठीक किया जाएगा। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो लोगों के बीच जाकर कोरोना को फैलाते हैं। तो अगर उनको आइडेंटिफाई करके, उनका टेस्ट करके उनका इलाज कर दिया जाएगा तो जल्द से जल्द जो है कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। दिल्ली की अगर बात करें तो लगभग 7000 के आसपास रोजाना मामले सामने आ रहे हैं और कल की अगर बात करें तो 121 मौतें सामने आई थी सिर्फ और सिर्फ कोरोना से। और इसी तरह के हालात जो है लगातार मुंबई, अहमदाबाद
तो राजस्थान जैसे शहरों में भी हो रहे हैं कोरोना के, तो इसीलिए लगातार जो है सरकार अपना कदम आगे बढ़ा रही है। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने पर्सनली इंटरवीन किया इस पूरे मामले को देखते हुए। कुछ दिन पहले नॉर्थ ब्लॉक एक मीटिंग भी रखी गई थी जिसमें सभी लोग पहुंचे थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी एक मीटिंग रखी जहां पर सभी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए थे। उसके बाद गृह मंत्रालय ने कुछ बड़े कदम उठाए और आज का जो कदम है जिसमें 3000 सैंपल्स टेस्ट किए जाएंगे, उनकी रिपोर्ट सिर्फ 6 घंटे के अंदर आ जाएंगी, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है। वो चाहती है कि पहले दिल्ली के जो केसेस हैं उनको कम किया जाए। आईसीएमआर में आज ये मोबाइल टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया और यहाँ से लगभग 20 और ऐसी जो टेस्टिंग लैब्स हैं वो अलग अलग देश के कोनों में इसी तरह से उद्घाटन किया जाएगा। जी, और प्लानिंग है पीयूष की आगे और राज्यों तक ये जो मोबाइल टेस्टिंग वैन की सुविधा है वो पहुंच सके। पीयूष, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो चलता फिरता कोरोना जांच का लैब है ये कैसा होगा, कितनी इसकी कीमत होगी, कैसे कितने दिन में, कितने देर में, कितने घंटे में टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये सब भी बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों को बता दें कि ये जो टेस्टिंग लैब है इस माफ़ कीजिएगा 499 रुपये की इसकी कीमत होगी और जल्द से जल्द जो है सिर्फ 6 घंटे के अंदर अंदर जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है, सिर्फ 6 घंटे के अंदर रिजल्ट आना, क्योंकि लगभग जो लोगों को 3 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा था उससे जरूर निजात मिल जाएगी। और 3000 के आसपास जो सैंपल्स अगर टेस्ट किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं दर्शाएगा कि किन किन इलाकों से जो हॉटस्पॉट्स हैं उनमें से अगर गुजर कर वो गाड़ियाँ पहुँचती हैं, वो टेस्टिंग लेबोरेटरीज पहुँचती हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर उसमें हिस्सा ले सकते हैं और आराम से अपना टेस्ट भी करा सकते हैं। सिर्फ 499 रुपये, जो कि कीमत बहुत कम है। अभी जितने भी टेस्टिंग फैसिलिटीज अब उपलब्ध हैं उनके मुकाबले काफ़ी कम कीमत है, सिर्फ 499 रुपये है। जिनको भी सिम्टम्स अगर आते हैं वो आकर अपना आराम से टेस्ट करा सकते हैं और जल्द से जल्द जो है वो ठीक भी हो सकते हैं। ये बड़ी एक कामयाबी होगी सरकार के द्वारा अगर जल्द से जल्द टेस्टिंग बढ़ाई जाए। और अगर टेस्टिंग जितनी बढ़ाई जाए, लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं उस तरफ सरकार की कोशिशें यही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में पता लग पाए जो संक्रमित है। आगे भी अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इधर दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार पर सख्त टिप्पणी की है और उनसे जवाब तलब किया है। इससे पहले हाईकोर्ट भी केजरीवाल सरकार को फटकार लगा चुका है। डराने लगा कोरोना, दिल्ली में बिगड़े हालात, बढ़ने लगा मौत का आंकड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। ये तस्वीरें आज की हैं। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार हरकत में है। केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की मदद के लिए मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज खुद दिल्ली में मोबाइल RT-PCR लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल आंकड़ों पर गौर करें तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में कोरोना से हर 5वीं मौत दिल्ली में हो रही है। देश के कुल मरीजों में 10वां शख्स दिल्ली का है। आंकड़ों से साफ है कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा कहर दिल्ली में है। जहां देश में अब तक हुई कुल मौतों में 20% दिल्ली में हुआ है, वहीं मरीजों की संख्या 10% है बीते 6 दिनों में। प्रतिदिन औसतन 100 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। राजधानी में मौतों का आंकड़ा 8,270 को पार कर चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की सख्त क्लास लगाई है और इसे रोकने की दिशा में उठाए गए अब तक के कदमों की विस्तार से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है, हम जानना चाहते हैं कि आप स्थिति को कैसे संभाल रहे हैं। इससे पहले 11 और 19 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार की जमकर खबर ली थी। कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि आप मरने वालों के परिजनों को क्या जवाब देंगे। पहले हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली में सियासत भी गर्मा गई है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने राज्य सरकार पर इच्छा शक्ति की कमी के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जमीन पर उतरकर काम नहीं करते हैं। वो इतनी जो महामारी है उसको विस्तृत रूप से उसकी समीक्षा करते, अस्पतालों के इंतजाम का जायजा लेते, लेकिन दुर्भाग्य से वो कहीं गए नहीं।
और आज जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, तो जिस समय आज लगभग मेरे ख्याल से चौथी टिप्पणी है कोर्ट की। इस बीच कोरोना ने दिल्ली पुलिस को भी डरा दिया है। अब दिल्ली पुलिस भी कोरोना को लेकर लोगों से अपील कर रही है। कृपया मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनना अनिवार्य है और मास्क ना पहनने पर चालान किया जाएगा कानून के तहत, और इंश्योर किया जाएगा कि लोग जो हैं मास्क पहनकर रखें, मास्क पहनकर ही बाहर निकलें और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इससे निपटने के मुकम्मल इंतजाम हैं? क्योंकि दिल्ली में एक तरफ कोरोना बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार दिवाली पर सार्वजनिक पूजा में लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कोरोना ने न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में अटैक किया है, दिल्ली में कहर बरपाया, बल्कि आर्थिक राजधानी मुंबई भी इससे बेहाल हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड तेजी पकड़ ली है, तो महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ रविवार को महाराष्ट्र में 5,753 नए मरीज सामने आए और 50 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर सुनामी साबित हो सकती है। उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आने पर रोक लगा दी है, यानी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट होने पर ही महाराष्ट्र में एंट्री मिलेगी। महाराष्ट्र आने के 72 घंटे पहले तक करानी होगी जांच। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से यात्रियों के लिए जांच अनिवार्य है। दिल्ली नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी हालात खराब हैं। त्योहारों के बाद कई राज्यों में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना के मामले पर तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पीएम मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कोरोना अपना कहर ढा रहा है। मध्य प्रदेश में हर दिन औसतन 1700 नए मरीज सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल के अब्बास नगर में सीएम शिवराज ने खुद मोर्चा संभाला और लोगों को मास्क बांटे। इस मौके पर सीएम ने लोगों से निर्देशों का पालन करने की अपील की। कई समाज सेवी संगठन भी अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। लोग कोरोना से ग्रसित ना हो, इसके लिए कुछ जिलों में सख्ती भी की गई है, लेकिन तरह तरह से अभियान भी चलाए जा रहे हैं जिससे कि लोग कोरोना जो गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग है और बाकी सब चीजें समझें और कोरोना को फैलने से रोकें। यमराज का नाम तो आपने सुना होगा, उन्हें देख के हर कोई डर जाता है, लेकिन ये यमराज भी है ना, लोगों की भलाई के लिए आए हैं। आप यमराज बने हैं शायद, लेकिन यमराज नाम से ही सबके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आप यहाँ लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जी, हम अवेयर कर रहे हैं ताकि लोग मास्क की जरूरत को समझें और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक इस मास्क को लगाए रखें ताकि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएं। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने कई अभियान चलाए हैं। दुकान के अंदर कम लोग हैं मगर फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको बार बार यह बात बता रहे हैं कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, दुकान में अत्यधिक भीड़ ना हो और दुकानदार एवं उनके ग्राहक दोनों लोग मास्क पहनकर रखें। मध्य प्रदेश के बाद बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी हालात चिंता पैदा करने वाले हैं। सिर्फ लखनऊ में 24 घंटे में 300 मामले सामने आने के बाद प्रशासन सतर्क है। दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश में लगभग 2500 केस आए हैं, तो वहीं राजधानी लखनऊ में 350 का आंकड़ा पार हो गया है। जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए यूपी सरकार ने एक निर्णय भी लिया है, जिसमें दिल्ली से आने वाले जो भी लोग होंगे उनकी रैंडम टेस्टिंग करी जाएगी। बिहार में भी 7वीं बार सत्ता संभालने के बाद नीतीश के लिए कोरोना पहली बड़ी परीक्षा बनकर सामने आया है। कई जिलों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 412 मरीज नए पाए गए हैं। कोरोना के नए मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा पटना जिले में है, जहां कोरोना के 155 नए मरीज मिले हैं। वहीं अन्य जिलों की बात की जाए तो औरंगा में 32, बेगूसराय में 19, भागलपुर में 16 नए मरीज मिले हैं और कुल मिलाकर अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 5601 हो गई है। कोरोना की तेजी ने कई राज्यों में खतरे का अलार्म बजा दिया है।
जरूरत है कि सरकारों के साथ जनता कदम से कदम मिलाकर इस चुनौती का सामना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान और चीन की साजिशों से निपटने की तैयारी की, जिसे भारत के साथ दुनिया के कई बड़े देश भी अब सामने आ चुके हैं। हाल ही में अरब सागर में मालाबार साझा युद्धाभ्यास का दूसरा चरण खत्म हुआ और अब शुरू हो गया है अंडमान में भारतीय नौसेना का एक और युद्धाभ्यास। भारत का दम देखो चीन और पाकिस्तान, और ये समझ लो कि जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर हो, हर जगह तुम्हारे दांत खट्टे करने के लिए तैयार हो। ये हमारी सेना की ताकत है और ये हमारे देश की ताकत है कि दुनिया के सारे देश एक के बाद एक हमारे साथ खड़े हो गए और अपने आप को दुनिया का शहंशाह समझने वाले चीन की चाल को तोड़ने के लिए कंधे से कंधा मिला लिया है। मालाबार के बाद अंडमान में युद्धाभ्यास। हाल ही में उत्तरी अरब सागर में मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण संपन्न हुआ। इसमें भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साझा युद्धाभ्यास किया। भारत का INS विक्रमादित्य शामिल हुआ और साथ ही अमेरिका का विशालकाय US निमित्ज। इस युद्धाभ्यास पर चीन की भी नजर थी, लेकिन चीन को आराम नहीं मिलने वाला, क्योंकि भारतीय नौसेना बेहद चौकन्नी है और अब शुरू कर दिया है सिंगापुर के साथ साझा युद्धाभ्यास। भारत संग सिंगापुर की नौसेना। अंडमान में शुरू सिम्बेक्स 2020। सोमवार से शुरू हुआ भारत और सिंगापुर की नौसेना का साझा अभ्यास बुधवार तक चलेगा। सिंगापुर भी एक ऐसा देश है जिसकी सीमा पर चीन की गिद्ध जैसी निगाहें लगी रहती हैं। वहीं भारत और सिंगापुर में पुरानी दोस्ती है और पिछले करीब 2.5 दशक से दोनों देशों की नौसेनाएं एक दूसरे के साथ अभ्यास करती हैं, जिसे सिम्बेक्स कहा जाता है। इस बार ये 27वां मौका है जब दोनों देश साथ आए हैं और अंडमान के पानी में 23 से 25 नवंबर तक दोनों नौसेनाएं अपना युद्ध कौशल दिखाएंगी। सिम्बेक्स के 2020 के संस्करण में विध्वंसक राणा और चेतक हेलीकॉप्टर समेत स्वदेशी निर्मित कोरवेट, कॉर्माटा और करमुक समेत भारतीय नौसेना के जहाज शामिल हो रहे हैं। इस बार पनडुब्बी में भी अभ्यास होगा। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी सिंधुराज शामिल हो रही है। इसके अलावा अमेरिका से आया P-8I समुद्री टोही विमान भी हिस्सा ले रहा है। संदेश साफ है, चीन को भारत प्रशांत महासागर से लेकर LAC तक अगर उसने कुछ भी टेढ़ी चाल चली तो अंजाम बुरा होगा। इस युद्धाभ्यास में सिंगापुर की ओर से फॉर्मिडेबल क्लास के फ्रिगेट इंट्रेबिट और स्टेटफास्ट को उतारा गया है। सिंगापुर की नौसेना में एंड्योरेंस क्लास के लैंडिंग शिप टैंक एंडेवर को भी अभ्यास में शामिल किया गया है। पिछले 2 दशकों में दोनों नौसेनाओं के बीच इस अभ्यास के स्तर में निरंतर सुधार किया जाता रहा है। इन अभ्यासों में हर किस्म के समुद्री ऑपरेशन को शामिल किया जाता है। कोविड महामारी की वजह से ये अभ्यास गैर संपर्क तरीके से किया जाएगा। इस अभ्यास से दोनों देशों की नौसेना के बीच परस्पर भरोसा और विश्वास की झलक मिलती है। सिम्बेक्स 2020 के जरिए दोनों दोस्त और पड़ोसी नौसेनाएं उन्नत किस्म के सतही और पनडुब्बी नाशक युद्धाभ्यास करेंगी। भारत का मित्र देशों के साथ ये युद्धाभ्यास लगातार जारी है। सिम्बेक्स 2020 से पहले अंडमान में ही सिटमैक्स 2020 का आयोजन हुआ। इसमें भारत और सिंगापुर समेत थाईलैंड की नौसेना ने हिस्सा लिया। ये पहला मौका था जब इन 3 देशों की नौसेनाओं ने एक साथ युद्धाभ्यास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब हम जो आपको खबर बताने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। नगरोटा में आतंकियों की जो साजिश भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम की, दरअसल उसके पीछे पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी हाथ था। बिल्कुल, तो नगरोटा में जैश के 4 आतंकी मारे गए थे। नगरोटा में उनके पास पाकिस्तान में बना सामान और चीन में बनी बंदूकें मिली हैं। खुफिया खबर यह है कि 500 आतंकी LOC से घुसने की फिराक में थे।
सुबह सुबह जम्मू के नगरोटा में भारतीय सुरक्षा बलों ने जैश के 4 आतंकियों को ढेर कर एक बड़ी साजिश का सर्वनाश कर दिया था। अब धीरे धीरे इस साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। इस साजिश की सुरंग एक बार फिर पाकिस्तान तक पहुंची है और इसमें चीन का भी हाथ सामने आ रहा है। लेकिन साजिश का खेल सिर्फ इतना ही नहीं है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक एलओसी पर करीब 500 आतंकी इस फिराक में हैं कि कैसे मौका मिले और वो भारत की सीमा में घुस आए। आतंकी साजिश में पाक चीन साथ। पाकिस्तान के आतंकी, चीन के हथियार। ये किसी से नहीं छुपा है कि पाकिस्तान में आतंकी कैंप हैं, जहां उन्हें कमांडोज की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आतंकी लॉन्च पैड से उन्हें सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है। नगरोटा में मारे गए 4 आतंकियों को भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी और खबर यह है कि करीब 500 आतंकी एलओसी पर छिपे बैठे हैं। 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया और उनके पास से जो साजो सामान मिला था उसमें पाकिस्तान में बनी हुई दवाइयां थी, 7.5 किलो RDX था, 11 AK सीरीज की राइफल्स थी, तमाम एम्यूनिशन था। तो ये बड़ा एक इनके पास जखीरा था इन हथियारों का। इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि ये 26/11 की बरसी पर एक बड़ा हमला करना चाहते थे और सुरक्षा बलों ने इन्हें मार गिराया। जानकारी के मुताबिक मारे गए 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे, जिन्होंने खास कमांडो ट्रेनिंग ली थी। अलग अलग कैंप में उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने मिलकर उन्हें ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान में इस तरह की आतंकी ट्रेनिंग लगातार जारी है। आतंकियों का मकसद है जम्मू कश्मीर और भारत में शांति भंग करना। विशेषज्ञों का कहना है कि एलओसी पर लीपा वैली, नीलम वैली समेत कुछ इलाकों में ये आतंकी लॉन्च पैड होते हैं और हर लॉन्च पैड से 6 से 7 आतंकी घुसने की कोशिश करते हैं। ये जो इलाका है जम्मू का बॉर्डर, ये काफ़ी मुश्किल, मैं तो ये बोलूँगा कि सबसे मुश्किल बॉर्डर में से ये बॉर्डर है, जहाँ पर क्योंकि इस बॉर्डर की सैंक्टिटी को पाकिस्तान मानता नहीं है। तो बॉर्डर पर क्योंकि बॉर्डर फेंस भी है, सर्विलेंस इक्विपमेंट वगैरह सब है, तो उनकी कोशिश है कि किस तरह से नए तरीके से टनल खोद करके या ड्रोन की मदद से इस इलाके का इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि सीमा पर मौजूद सुरक्षा बल बेहद चौकन्ने हैं। इसी के चलते नगरोटा में जैश के 4 आतंकी ढेर किए गए। बड़ी मात्रा में गोला बारूद बर्बाद किया गया और इसके बाद सांबा सेक्टर में आतंकियों की सुरंग ढूंढ निकाली गई। बताया जा रहा है कि यह सुरंग पाकिस्तान से शुरू होती है और इसी सुरंग के जरिए नगरोटा में मारे गए आतंकी भारत की सीमा में घुसे थे। इनके पास से जो सामान मिला वो मेड इन पाकिस्तान था, कराची में बना था। आतंकियों के पास से पाकिस्तान के मोबाइल, GPS और वायरलेस सेट बरामद हुए। लेकिन एक और बड़ी जानकारी यह भी है कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी मिली भगत थी। नगरोटा एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान का तो हाथ सामने आना ही था, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि इसमें चीन का हाथ भी सामने आया है। आतंकियों के पास से जो गन मिली वो चीन में बनी हुई थी। जानकारी के मुताबिक आतंकियों के पास से 3 चीनी पिस्टल मिली। माना जा रहा है कि चीन इस साजिश का हिस्सा अपने फायदे के लिए बना। उसे लगा कि एक आतंकी हमला भारत को बैकफुट पर ला देगा और LAC पर चीन फायदा उठा लेगा। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया और चीन और पाकिस्तान दोनों के षड्यंत्र का खात्मा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त हमारे साथ शिवानी जुड़ी हुई है और गुरसिमरन जुड़े हुए हैं। शिवानी, आपसे पहले पूछना चाहती हूँ, हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर यही वक्त क्यों चुना गया, यही वक्त क्यों चुना गया इस साजिश को अंजाम देने के लिए, इन कोशिशों के लिए? देखिए, बहुत ही अहम बात है क्योंकि 26/11 आ रहा है और जिस तरह के सबूत मिले हैं नगरोटा में जिन आतंकवादियों को मार गिराया हमारे सुरक्षा बलों ने, उनके पास से जो सामान मिला बिल्कुल साफ था कि वो एक तय
प्लान के तहत यहां पर दाखिल हुए थे और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। और वक्त है 26/11 का। तो ये भी पता चला है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक बैठक ली थी जिसमें एनएसए भी शामिल थे और गृह मंत्री भी शामिल थे, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि एक बड़े हमले की तैयारी में थे जिसे नाकाम कर दिया हमारे सुरक्षा बलों ने। तो एक वजह ये कि ये समय इसलिए चुना गया क्योंकि 26/11 को 12 साल होने वाले हैं। और एक दूसरी वजह बड़ी ये भी है कि जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है, बेचैनी बहुत है पाकिस्तान में, क्योंकि शांति बहाल हो रही है जम्मू कश्मीर में। और अब पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके लिए खतरा है और उसकी जो साजिश है वो लगातार नाकाम हो रही है। हमारे जो सुरक्षा बल बताया था और वो खबर दी थी कि ऐसे तगड़े इनपुट्स मिले हैं, सॉलिड इनपुट्स मिले हैं खुफिया एजेंसियों को कि 500 आतंकी फिराक में हैं घुसपैठ करने की। और यही सवाल गुरसिमरन आपसे कि मुस्तैदी अब बढ़ गई होगी, जो सीमाई इलाके हैं वहां पर नगरोटा हमले की साजिश को नाकाम करने के बाद ये मुस्तैदी और बढ़ गई है जब सुरंग का पता लगा। जी निश्चित तौर पर मुस्तैदी बढ़ गई है और अभी अगर बात करें तो बीएसएफ ने एक घुसपैठियों को मार भी गिराया है सांबा सेक्टर के चक फकीरा इलाके में। यह भी इलाका है जहां पर 2 दिन पहले ड्रोन देखा गया था, जिसका कि एक्सक्लूसिव विजुअल्स रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने दिखाए थे कि किस तरह पाकिस्तानी ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्विलांस कर रहा है और उसी इलाके पे एक घुसपैठिया जो है वो भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था, जिसे कि अब से कुछ ही देर पहले बीएसएफ के जाबाजों ने जो है मार गिराया है। हालांकि बॉडी जो है उसको रिट्रीव नहीं किया गया है क्योंकि वो बिल्कुल जीरो लाइन पर है, लेकिन ये दर्शाता है कि लगातार अटेम्प्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं कि आतंकियों और घुसपैठियों को लगातार भारतीय सरजमी पर भेजा जाए ताकि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो खराब किए जा सके। तो बड़ी कामयाबी कुछ ही मिनट पहले जो है वो बीएसएफ को मिली है। टनल के पास का इलाका है, तकरीबन 7 किलोमीटर का दूर है, लेकिन ड्रोन से इसी इलाके में नजर जो है वो पाकिस्तान रख रहा था और अब घुसपैठियों को भेजने का प्रयास किया गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसे विफल किया। जल थल नभ तीनों एरियाज में अब मुस्तैदी इतनी ज्यादा बढ़ाई गई है कि मोर्चे पर हैं सुरक्षा बल और हर साजिश को नाकाम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरसिमरन और शिवानी आपका। तो इधर दूसरी बड़ी खबर की बात हम करते हैं। फिल्म निर्माता मीरा नायर की वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पूरा एक तरह से गुस्सा लोगों का देखने को मिल रहा है निधि, उसके बाद शायद ये लग रहा है कि बड़ा कदम उठाया जाएगा। और पुलिस ने नेटफ्लिक्स के 2 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। इस बीच राज्य सरकार ने और सख्ती बरती है और सख्ती बरतने के संकेत भी दे दिए हैं। अ सूटेबल बॉय विवाद और गहराया। वेब सीरीज के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। अ सूटेबल बॉय के खिलाफ सरकार सख्त। उसमें कुछ भी सूटेबल नहीं लगा मुझे। मंदिर में आपत्तिजनक सीन पर है ऐतराज। हमारे मंदिर के अंदर कोई भी चुम्बन का दृश्य फिल्माया जाए, पीछे से राम धुन बजाई जाए, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। फिल्म निर्माता निर्देशक मीरा नायर निर्देशित नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय का मामला गरमा गया है। वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय पर हिंदुओं की भावनाएं भड़काने, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने और लव जिहाद को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये मामला इस कदर तूल पकड़ चुका है कि नेटफ्लिक्स की अधिकारी मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि शुरुआत में इस वेब सीरीज पर लगे सभी आरोप सही पाए गए हैं। इस बीच सरकार ने इस वेब सीरीज के खिलाफ और सख्ती के संकेत दिए हैं। उसमें कुछ भी सूटेबल नहीं लगा मुझे। हमारे मंदिर के अंदर कोई भी चुम्बन का दृश्य फिल्माया जाए, पीछे से राम धुन बजाई जाए, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। उसके लिए अन्य स्थान भी है। दूसरी बार दोनों वर्ण से अलग थे। ऐसा मार्ग जो किसी की भावना को आहत करता हो, क्यों करना है इसको? अगर जो चीज टाली जा सकती है, क्यों नहीं टाल रहे हैं? और मैं इसको अच्छा नहीं मानता, ये गलत है। और सिर्फ यहां से नहीं, जहां भी होता है वहां गलत है। वो दौर और होगा, ये दौर और है। दरअसल इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब मध्य प्रदेश के रीवा में गौरव तिवारी नाम के एक शख्स ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और जांच की मांग की। इस शिकायत के बाद एमपी सरकार ने जांच के आदेश दिए।
जिसके बाद पुलिस ने नेटफ्लिक्स के 2 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही अ सूटेबल बॉय वेब सीरीज के अभिनेता ईशान खट्टर और अभिनेत्री तब्बू के बीच रोमांस दिखाया गया है, जिनमें एक हिंदू और एक मुसलमान का किरदार निभा रहे हैं। इसकी शूटिंग महेश्वर घाट पर हुई है, वही महेश्वर घाट जिसे रानी अहिल्याबाई होलकर ने शिव भक्तों को समर्पित किया था। इसे देखने के लिए विदेशों से भी खूब श्रद्धालु पहुंचते हैं। दरअसल जो अश्लील सीन इस फिल्म में शूट किए गए हैं वो महेश्वर घाट पर शूट किए गए हैं और महेश्वर घाट की खास मान्यता है। इस घाट को रानी अहिल्याबाई और होलकर राजवंश ने बनवाया था, जिसमें कि प्राचीन कालीन शिवलिंग है और इस शिवलिंग में लोगों की गहरी आस्था है। लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं और ऐसी जगह पर अश्लील सीन शूट करना कहीं ना कहीं लोगों को नागवार गुजरा। इस विवाद के सामने आने के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बढ़ी है में बात मौसम की। दिसंबर आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन पहाड़ों ने अभी से ही सफेद चादर ओढ़ ली है। ये तस्वीरें हैं धरती के जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की। दिसंबर की आहट के साथ ही पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। घाटी में भारी बर्फबारी से जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। जी हाँ, इसे कहते हैं वादिये कश्मीर, जो सच में जन्नत का नज़ारा है। पूरा कश्मीर जो है बर्फ़ की चादर में लिपटा हुआ पूरा सफ़ेद रंग से अपनी किरणें बिखेर रहा है। हम गुलमर्ग में इस वक्त खड़े हैं, जहाँ पर जम के बर्फबारी हो रही है। हालांकि गुलमर्ग ही नहीं बल्कि सोनमर्ग जैसा इलाका है जो बर्फ़ की चादर में इस वक्त लिपटा हुआ है। इस मनोबल की वजह से जो है ट्रैफिक अथॉरिटीज़ को जो श्रीनगर ले हाईवे है अभी बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ मुगल रोड भी बंद कर दिया है। कश्मीर में टूरिज़्म जो है सबसे मेन स्टिक जो होता है कश्मीरियों के लिए, टूरिज़्म प्लेयर्स के लिए जो है वो टूरिज़्म है। लेकिन कोविड के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन अब जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ कर दिया गया है तो टूरिस्ट ने जो है वादिये कश्मीर की तरफ अपना रुख बदल लिया है। 6 बार सांसद और 3 बार मुख्यमंत्री रहे असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई का आज निधन हो गया। 86 साल की तरुण गोगोई ने गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस ली। वेंटिलेटर पर वो थे, लेकिन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में उनको शिफ्ट किया गया था और आज शाम को खबर आई कि उनका निधन हो गया।